मध्य प्रदेश का पहला टॉपिक है ये मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय और लेटेस्ट अपडेट 2021 के साथ है। और ये न्यू स्टाइल में है क्योंकि इसमें एनिमेशन लगाए गए हैं और चित्रों के माध्यम से आपको बताया गया है और वो भी आपको डिटेल में। प्रत्येक चीज़ को आप डिटेल में देखेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। ये देख सकते हैं भारत का मैप है, इसमें मध्य प्रदेश देखेंगे तो ये मध्य प्रदेश देखो कहाँ है, बीचों बीच में है। मध्य भारत कहते हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह, तो मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह है 24 स्तूप आकृति के अंदर एक व्रत है जिसमें गेहूं और धान की बालियाँ दर्शित हैं। ये आप चित्र दे सकते हैं। ये राजकीय चिन्ह, ये देख सकते हैं आप। ये कोने, ये कितने कोने हैं? 24 कोने हैं। ये अंदर एक व्रत है जिसमें गेहूं और धान की बालियाँ हैं और इसमें एक अशोक चिन्ह भी है। ये क्या है? अशोक चिन्ह है। और भारत का राजकीय चिन्ह है अशोक चिन्ह है। ये चित्र देख सकते हैं, ये भारत का है। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो बारहसिंगा। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा। इसके सिंग देख सकते हैं आपको। ये 10, 11, 12 या 13 ऐसे कॉम्बिनेशन में रहते हैं, इसलिए इन्हें बारहसिंगा कहते हैं इसे। और भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। और मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा। अपन कंपैरेटिव स्टडी करेंगे दोनों की साथ साथ। और ये है बाघ। तो ये बाघ किस नेशनल पार्क में पाया जाता है? तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क में पाया जाता है। अब ये बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये है उमरिया में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1968 में हुई थी। और इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल है 437 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। और ये 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क है जो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये आप साइंस भी देख सकते हैं। इसमें किस जगत का है? तो जंतु जगत का है। कौन किस संघ का है? तो कॉर्डेटा है। वर्ग कौन सा है? तो स्तनपायी है। गण कौन सा है? तो कार्निवोरा है। कुल कौन सा है? फेलिडाए है। वंश कौन सा है? तो पैंथेरा है। जाति कौन सी है? पिटिजेरियस है। दोस्तों यहाँ से आप साइंस भी क्लियर कर सकते हैं, साथ साथ करते चलेंगे। इसमें यही क्वेश्चन है जो एग्जामों में आए हुए हैं, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन भी हैं। राज्य का नाम क्या है? तो मध्य प्रदेश है। इसके अन्य नाम भी हैं, अन्य नाम से भी पुकारा जाता है। इसे सोया प्रदेश कहा जाता है क्योंकि इसमें सोयाबीन की खेती अधिक होती है। हृदय प्रदेश कहा जाता है। लघु भारत कहा जाता है। छोटा भारत कहा जाता है। और सेंट्रल प्रोविंस और बरार कहा जाता है। हृदय प्रदेश की संज्ञा दी थी जवाहरलाल नेहरू ने। मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश कहा था। राज्य की चिन्ह देख चुके हैं आप। 24 स्तूप आकृति के अंदर एक व्रत है जिसमें गेहूं और धान की बालियाँ दर्शित हैं। और राज्य की पशु क्या है? तो बारहसिंगा। ये ब्रॉडरी प्रजाति का है बारहसिंगा। ये मध्य प्रदेश में 3 जगह पाया जाता है। एक 3 वेस्टर्न बारहसिंगा होता है जो गंगा का मैदान और नेपाल में पाया जाता है, वेस्टर्न बारहसिंगा। एक होता है साउथर्न बारहसिंगा, ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है। एक होता है ईस्टर्न बारहसिंगा, ये असम में पाया जाता है। तो वेस्टर्न बारहसिंगा ये कहाँ पाया जाता है? तो ये गंगा के मैदान और नेपाल में पाया जाता है। साउथर्न बारहसिंगा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ईस्टर्न बारहसिंगा असम में पाया जाता है। आगे बढ़ती है। राज्य की पशु बारहसिंगा है। इसका उपनाम है दलदल मृग के नाम से जाना जाता है बारहसिंगा को। और 1 नवंबर 1981 को राजकीय पशु घोषित हुआ था बारहसिंगा। इसकी डेट याद रखिएगा। और बारहसिंगा कान्हा-किसली नेशनल पार्क में मिलता है। आपको किस में मिलेगा? तो कान्हा-किसली नेशनल पार्क में। यह एकमात्र नेशनल पार्क है जिसका प्रतीक चिन्ह है। ये भारत का एकमात्र नेशनल पार्क है जिसका प्रतीक चिन्ह है। और ये मंडला और बालाघाट दोनों जिलों में आता है। मंडला में भी आता है और बालाघाट इन दोनों जिलों में आता है।
कान्हा-किसली नेशनल पार्क। और 1933 में ये अभ्यारण्य बना था और 1933 में ही हिटलर चांसलर बना था। 1933 में ही कान्हा-किसली नेशनल पार्क अभ्यारण्य बना था और 1933 में ये हिटलर चांसलर बना था। और 1955 में ये सर्वप्रथम नेशनल पार्क बना, कान्हा-किसली नेशनल पार्क। और क्षेत्रफल में ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क है कान्हा-किसली नेशनल पार्क। और ये देख सकते हैं, ये बुरसिंह प्रतीक चिन्ह है, रोहन चक्रवर्ती ने बनाया था। ये बुरसिंह प्रतीक चिन्ह बनाया गया है इस नेशनल पार्क का। ये किसने डिजाइन किया था इसका? तो रोहन चक्रवर्ती ने किया था। और ये एकमात्र नेशनल पार्क है जिसका प्रतीक चिन्ह है। क्वेश्चन भी पूछा गया है कई बार, ये किस नेशनल पार्क का प्रतीक चिन्ह है? तो कान्हा-किसली नेशनल पार्क का। और कैप्टन जे फारसनाथ ने अपनी हाईलैंड ऑफ सेंट्रल इंडिया में हालो घाटी का वर्णन किया है। हालो घाटी वर्तमान में कहाँ है? तो हालो घाटी वर्तमान में बालाघाट में। तो हालो घाटी वर्तमान में कहाँ है? तो बालाघाट में है। और बंजर घाटी कहाँ है? तो बंजर घाटी कहाँ है? मंडला में। बंजर घाटी मंडला में है और हालो घाटी बालाघाट में है, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अब बंजर नदी कहाँ से निकलती है? इसका उद्गम कहाँ है? तो ये बंजारपुर राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से निकलती है बंजर नदी। आगे बढ़ते हैं। साल वृक्ष की अधिकता है कान्हा-किसली नेशनल पार्क में। इसमें क्या हुआ? साल वृक्ष अधिक पाया जाता है कान्हा-किसली नेशनल पार्क में। और ब्रैडी प्रजाति का बारहसिंगा इसी नेशनल पार्क में पाया जाता है। बारहसिंगा किस नेशनल पार्क में पाया जाएगा? तो ब्रैडी प्रजाति का बारहसिंगा कान्हा-किसली नेशनल पार्क में पाया जाएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, यानी कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो कान्हा-किसली है। और पार्क इंटरप्रिटेशन योजना चल रही है इसमें अमेरिका के सहयोग से। यहाँ बमनी दादर जिसे सूर्यास्त बिंदु कहते हैं ये यही है। जो सूर्यास्त बिंदु कहाँ है? तो कान्हा-किसली नेशनल पार्क में ही है, बमनी दादर। और यहाँ पर सुपर्ण नदी है, मतलब यहाँ से सुपर्ण नदी भी निकलती है। और सबसे ज़्यादा टाइगर भी कहाँ है? तो कान्हा-किसली नेशनल पार्क में। और राज्य की पक्षी इसे दूधराज है, इसके अन्य नाम है शाह बुलबुल, पैराडाइज फ्लाईकैचर है, ये देख सकते हैं आप चित्र में दूधराज को। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर, ये मोर देख सकते हैं, ये भारत का है और दूधराज मध्य प्रदेश का है। दोनों की स्टडी साथ साथ कर रहे हैं तो दोस्तों आप भूलोगे नहीं। राज्य के पक्षी देख चुके हैं आप, दूधराज, शाह बुलबुल और पैराडाइज फ्लाईकैचर है। और ये मालवा में सर्वाधिक पाया जाता है। तो दूधराज सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो मालवा में सबसे ज़्यादा पाया जाएगा, मालवा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाया जाएगा। वही सैलाना अभ्यारण्य और सरदार अभ्यारण्य में पाया जाता है दूधराज। सैलाना अभ्यारण्य ये रतलाम में है और सरदार अभ्यारण्य ये आपका है धार में। ध्यान रखना, सरदार और सैलाना दोनों अभ्यारण्य में कौन सा पाया जाता है? तो दूधराज। और 1 नवंबर 1981 को राष्ट्रीय पक्षी घोषित हुआ था दूधराज को। ये साइंस के हैं कुछ क्वेश्चन, आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। सोयाबीन, सोयाबीन मध्य प्रदेश में पाया जाता है सबसे ज़्यादा। और ये तिलहन की फसल है। सोयाबीन क्या किसकी फसल है? तो तिलहन की फसल है। और विश्व में बात करें तो सबसे ज़्यादा अमेरिका में पाया जाता है, विश्व में सबसे ज़्यादा अमेरिका में। और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा इंदौर में पाया जाएगा, इंदौर में सबसे ज़्यादा पाया जाएगा मध्य प्रदेश में। और इंदौर में रिसर्च सेंटर है, सोयाबीन रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो इंदौर में है। और सर्वाधिक खेती देवास में होती है। सर्वप्रथम खेती कहाँ हुई थी? तो देवास में हुई थी। सर्वप्रथम खेती कहाँ हुई थी? तो देवास में हुई थी। और सबसे ज़्यादा उज्जैन में होती है सोयाबीन की खेती। और सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये इंदौर में है। तो सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये इंदौर में है। दोबारा देख सकते हैं, तिलहन की फसल है। विश्व में देखें तो अमेरिका में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और मध्य प्रदेश में सोयाबीन इंदौर में है। और इंदौर में सोयाबीन रिसर्च सेंटर है। सर्वप्रथम खेती कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी? देवास में हुई थी। और सबसे ज़्यादा उज्जैन में। और सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये इंदौर में। शाकाहारी मनुष्यों के लिए इसे मांस कहा जाता है। सोयाबीन को शाकाहारी मनुष्यों के लिए क्या कहा जाता है? मांस, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रोटीन इसी से मिलता है, बहुत अधिक प्रोटीन मिलता है सोयाबीन से। और वानस्पतिक नाम है ग्लाइसिन मैक्स है इसका। और इससे प्रोटीन देखें तो 38 से 40% प्रोटीन मिलता है सोयाबीन से। और कार्बोहाइड्रेट मिलता है 21%।
और तेल देखें तो 22% तेल मिलता है। 38 से 40% प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट मिलता है 21% और तेल मिलता है 22%। दोस्तों क्वेश्चन आपको यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने जहाँ तक वो क्वेश्चन पेपर में आया वो लिया है क्वेश्चन। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष और भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। दोनों जगह का क्या है? बरगद है। राजकीय वृक्ष बरगद है, उपनाम है इसके वट और बड़ के नाम से भी जाना जाता है। बरगद को वट और बड़ के नाम से भी जाना जाता है। इसकी शाखाओं से जड़ें निकलकर हवा में लटकती हैं और बढ़ते हुए धरती में भीतर घुस जाती हैं। देखो दोबारा चित्र दिखाऊंगा आपको, ये देख सकते हैं। देखो दोस्तों ये जड़ें निकल रही हैं, ये जड़ ये क्या होती हैं? ये ज़मीन में धस जाती हैं और हवा में लटकती हुई ये ज़मीन में धस जाती हैं। बट और बड़ के नाम से जाना जाता है। इन जड़ों को बरो या प्रात जड़ कहते हैं और जो जड़ें लटकती हैं और नीचे ज़मीन में धस जाती हैं उन्हें कहते हैं बरो या प्राप जड़ कहते हैं। और द्विबीजपत्रीय वृक्ष है। कौन सा है? तो द्विबीजपत्रीय वृक्ष है बरगद। इसका उपयोग किया जाता है औषधि निर्माण में और उपचार में। काय में किया जाता है बरगद का यूज? तो औषधि निर्माण में और उपचार में। ये कुछ साइंस के क्वेश्चन देख सकते हैं आप यहाँ से। राष्ट्रीय पुष्प और राजकीय पुष्प। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प तो सफ़ेद लिली है और भारत का कमल है। भारत का कौन सा है? कमल और मध्य प्रदेश का सफ़ेद लिली। राजकीय नृत्य और राजकीय नृत्य क्या है मध्य प्रदेश का? तो राई है। राजकीय नृत्य क्या है मध्य प्रदेश का? तो राई है। और ये कब होता है? तो विवाह के अवसर पर, जन्मपुत्र पर आदि अवसर पर होता है। विवाह हो या जन्मपुत्र हो तो कौन सा नृत्य होता है? राई नृत्य। ये करीला मेले में आयोजन किया जाता है। राई नृत्य का करीला मेले में आयोजन किया जाता है। और करीला मेले का आयोजन किस जगह किया जाता है? तो अशोक नगर में किया जाता है करीला मेले का आयोजन। ये विवाह और जन्मपुत्र पर किया जाता है। और मन्नत पूर्ण होने पर देवी के मंदिर यानी सीता माता के मंदिर में ये राई नृत्य होता है। अब राई नृत्य के बारे में देखते हैं। तो राई नृत्य बुंदेलखंड का प्रसिद्ध है। सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध किस जगह का है? तो बुंदेलखंड का प्रसिद्ध है राई नृत्य। ये गरबा नृत्य के समान है। गुजरात का गरबा नृत्य है उसके समान है ये राई नृत्य। और बुंदेलखंड का में जो राई नृत्य होता है उसे में वाद्य यंत्र और मृदंग का यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है। इसमें बजाते हैं। और इसमें बेडनी जाति की महिलाएं करती हैं। इसे बुंदेलखंड के नृत्य को कौन करती हैं? तो बेडनी जाति की महिलाएं करती हैं। और बघेलखंड का भी है एक राई नृत्य। इसे पुरुष करते हैं, महिलाओं का वेश धारण करके पुरुष करते हैं। आगे बढ़ते हैं। राजकीय खेल। राजकीय खेल क्या है? मलखंभ है। राजकीय खेल क्या है? मलखंभ है। और भारत का तो हॉकी है। ये देख सकते हैं कि इसमें एक डंडा सा होता है, इस पे कलाकारी दिखाई जाती है। ये मलखंभ है। राजकीय खेल मलखंभ। मलखंभ 2013 को क्या हुआ था? राज्य खेल घोषित किया गया था मलखंभ को। और मलखंभ अकादमी कहाँ है? तो ये उज्जैन में है। मलखंभ अकादमी कहाँ है? उज्जैन में है। और मलखंभ में एक पुरस्कार दिया जाता है, उसका नाम है प्रभाष जोशी पुरस्कार। और प्रभाष जोशी हैं ये इंदौर से हैं और ये खेल पत्रकार थे। प्रभाष जोशी एक खेल पत्रकार थे, ये इंदौर के थे। और मलखंभ के क्षेत्र में दिया जाता है प्रभाष जोशी पुरस्कार। राजकीय लोकनाट्य। राजकीय लोकनाट्य क्या है? तो नाच है। राजकीय लोकनाट्य नाच। और राजकीय नृत्य तो राई है। और किस जगह का प्रसिद्ध है? तो बुंदेलखंड का। और इसकी प्रस्तुति एक ऊंचे और खुले मंच के रूप में की जाती है। नाच लोकनाट्य की प्रस्तुति कैसे की जाती है? तो खुले मंच पर की जाती है, एक ऊंचा होता है। और ढोलक और सारंगी के महत्वपूर्ण वाद्य हैं। और प्रदेश में इसका सर्वाधिक प्रचार क्षेत्र मालवा अंचल के क्षेत्र अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? तो मालवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसका सर्वाधिक प्रचार मतलब वहीं पे होता है ये राजकीय लोकनाट्य मध्य प्रदेश का। और राज्य की मछली कौन सी है? तो महाशीर।
है कि मछली कौन सी है? मासी। मछली जो प्रदूषण रोकने और पानी को स्वच्छ रखने में मदद करती है, इसका वैज्ञानिक नाम टोरटोर है। इसे किस नाम से भी जाना जाता है? तो टोरटोर के नाम से। कई बार एग्जाम में पूछा गया है इसका उपनाम क्या है, तो क्या है? टोरटोर। है कि लोकनाट्य मास्य, इसका जन्म कहाँ हुआ था मास्य नृत्य का? तो उज्जैन से हुआ है कि मछली ये मासीर है और मासी मछली ये नर्मदा नदी में मिलती है और नर्मदा नदी के किनारे वाले लोगों के लिए कैसी है? पूजनीय है। मासीर मछली है जो नर्मदा नदी के किनारे रहने वाले हैं उनके लिए कैसी है? पूजनीय है। क्यों पूजनीय है? क्योंकि इसका क्या किया जाता है? श्रृंगार किया जाता है। और वो भी कैसे किया जाता है? सोने चांदी के आभूषणों से इसका श्रृंगार किया जाता है, इसलिए कैसी है? ये पूजनीय है। और ये किसकी है? सिपरेंडाई कुल की है। इसका सामान्य नाम क्या है? टोरटोर। और इसका संरक्षण कहाँ किया गया है? तो केरवा डैम में किया गया है। केरवा डैम कहाँ है? तो भोपाल के पास है। ये केरवा डैम कहाँ है? भोपाल के पास है। नर्मदा नदी के किनारे रहने वालों के लिए कैसी है? पूजनीय है। और इसका सोने चांदी के आभूषणों के लिए से श्रृंगार किया जाता है। और ये सिपरेंडाई कुल की है। इसका सामान्य नाम टोरटोर है। और इसका संरक्षण कहाँ किया गया है? तो केरवा डैम में। ये कहाँ है? तो भोपाल के पास है। आगे बढ़ते हैं। राजकीय गान तो कौन सा है? सुख का दाता सबका साथी, ये आपका राजकीय गान है। और इसके किसने गाया था? तो शांतनु मुखर्जी ने गाया था। ये शांतनु मुखर्जी कहाँ के हैं? तो इंदौर के हैं। और इसे लिखा किसने था? लेखक कौन थे? तो महेश श्रीवास्तव ने इसको लिखा था। और गाया किसने था? शांतनु मुखर्जी ने। कर्क रेखा, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से निकलती है? तो 14 जिलों से। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से निकलती है? 14 जिलों से। विश्व के 18 जिलों से। विश्व के 18 जिलों से और भारत के 8 राज्यों से। भारत के 8 राज्यों से, विश्व के 18 देशों से और मध्य प्रदेश के 14 जिलों से निकलती है कर्क रेखा। चित्र में देख सकते हैं ये मध्य प्रदेश का नक्शा है। इसमें देख सकते हैं दोस्तों, ये जा रही है कर्क रेखा, ये बीचों बीच से जा रही है, ये कर्क रेखा निकलती है। मध्य प्रदेश के किन किन जिलों से आती है? देखो, रतलाम, उज्जैन, आगर, राजगढ़, शाजापुर, भोपाल, सीहोर, बिरसा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। इन जिलों से निकलती है कर्क रेखा मध्य प्रदेश के। कितने जिलों से निकलती है? तो 14 जिलों से। अब ट्रैक में देखते हैं। ट्रैक है इसकी रहुआ, राशि, भमरासा, दमजब, कटनी, उमरासा। इसको 2-4 बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगी। राशि कौन सा है? रतलाम, उसे उज्जैन, आ से आगरा, र से राजगढ़, सी से सीहोर, ब से भोपाल, व से विदिशा, रा से रायसेन, सा से सागर, दम से दमोह, जब से जबलपुर, क से कटनी से कटनी, उमरा से उमरिया, स से शहडोल। ये आप ट्रैक में याद कर सकते हैं। इनको बार बार लिखना और मैप पे लिख के काट के कर्क रेखा को खींच के उन पर जिले लिखना, आपको याद हो जाएगी 2-4 बार। ये विश्व के 18 देशों से निकलती है। कौन कौन से देश हैं? मैक्सिको, बहामास, पश्चिम सहारा, मुल्तानिया, मालिया, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, चाड, मिस्र, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान। इन देशों से होकर निकलती है कर्क रेखा। और भारत के कितने राज्यों से निकलती है? तो भारत के कितने राज्यों से निकलती है? तो 8 राज्यों से निकलती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। आप चित्र में देख सकते हैं। आप भारत के नक्शे पर क्या करें? इस लाइन को एक बार ऐसे करके खींचें। खींचने के बाद इस पर जो जो राज्य हैं उनको 2-4 बार स्टडी करें, आपको याद हो जाएगी। और एक ट्रिक से बता देंगे, ट्रिक से कैसे याद करना है। ये ट्रिक है गुराम छजाप त्रिमी, गुराम छजाप त्रिमी, गुराम छजाप त्रिमी, गुराम
छजाप त्रिमी, इनको 2-4 बार बोले याद हो जाएगी। कितने राज्य हैं भारत के? 8 राज्य। ग से गु से गुजरात, रा से राजस्थान, मा से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड, प से पश्चिम बंगाल, तिर से त्रिपुरा, मि से मिजोरम। 8 राज्यों से निकलती है। इनको 2-4 बार लिख के देंगे तो आपको याद हो जाए। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार गुजरात में काटती है। तो माही नदी है ना, जो कर्क रेखा को 2 बार कहाँ काटती है? तो गुजरात में काटती है। और माही नदी निकलती कहाँ से है? तो धार से। धार से कहाँ से निकलती है? धार से। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी। भूमध्य रेखा को जायरे और मकर रेखा को लिम्पोपो। संभाग हैं 10। ये संभाग देख सकते हैं। और मुखिया कौन होता है संभाग का? तो कमिश्नर होता है संभाग आयुक्त। ये चंबल संभाग है, ग्वालियर संभाग है, उज्जैन संभाग है, इंदौर संभाग, भोपाल संभाग, नर्मदापुरम संभाग, जबलपुर संभाग, शहडोलपुर संभाग, रीवा और सागर। ये कितने संभाग हैं? तो 10 संभाग हैं। भोपाल संभाग में कितने जिले आते हैं? तो भोपाल संभाग में आते हैं 5 जिले। भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़ और विदिशा। भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़ और विदिशा, ये कितने जिले हैं? 5 जिले हैं। आप क्या कीजिएगा? तो मैप बनाइएगा और मैप पे इनको ड्रॉ कीजिएगा। ये भोपाल संभाग है, ये आप देख सकते हैं भोपाल संभाग। इसमें रायसेन आता है, विदिशा आता है, राजगढ़ आता है और सीहोर आता है। कौन कौन से हैं? तो भोपाल, रायसेन, विदिशा, राजगढ़ और सीहोर, ये 5 जिले हैं। भोपाल संभाग में कितने जिले आते हैं? 5। और ग्वालियर संभाग में कितने जिले आते हैं? तो 5 जिले आते हैं। ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर और दतिया। ग्वालियर, गुना, अशोकनगर और दतिया, ये कितने जिले हैं? 5 जिले हैं ग्वालियर से। ये है ग्वालियर संभाग। शिवपुरी आता है, गुना आता है, अशोकनगर आता है और दतिया आता है। ये 5 जिले आते हैं। नर्मदापुरम संभाग, इसमें कितने जिले आते हैं? 3 जिले, होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। होशंगाबाद, हरदा और बैतूल यह रहे। नर्मदापुरम संभाग में कितने जिले हैं? 3 जिले, होशंगाबाद, हरदा और बैतूल, ये 3 जिले हैं। चंबल संभाग में भी 3 जिले हैं, भिंड, मुरैना, श्योपुर। ये तीनों देख सकते हैं आप, तीनों यूपी की सीमा से लगे हुए हैं, भिंड, मुरैना, श्योपुर। इंदौर संभाग में कितने जिले हैं? तो 8 हैं और जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला है इंदौर संभाग। इंदौर, धार, जाहुआ, अलीराजपुर, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर और बड़वानी, ये कितने ज़िले हैं? तो 8 ज़िले हैं। और जनसंख्या में सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? तो इंदौर संभाग। ये आपका इंदौर संभाग है, ये धार है, ये जाहुआ, ये अलीराजपुर, ये बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, ये आपके ज़िले हैं। जबलपुर संभाग में भी 8 ज़िले आते हैं। जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट और डिंडोरी, कितने ज़िले आते हैं? 8। तो अभी कौन कौन से पढ़ लिए? भोपाल में कितने ज़िले थे? 5। चंबल में 3, नर्मदापुरम में 3 और जबलपुर संभाग में 8 और इंदौर में 8, ये आपके ज़िले थे। ये देख सकते हैं जबलपुर संभाग, ये कटनी है, यहाँ पे ये नरसिंहपुर है, ये छिंदवाड़ा है, यहाँ पे सिवनी है, ये बालाघाट है, ये मंडला है, सॉरी ये बालाघाट है, ये डिंडोरी है। ये सभी ज़िले कहाँ के हैं? तो जबलपुर संभाग के हैं। जबलपुर संभाग में आते हैं ये ज़िले।
रीवा संभाग, रीवा संभाग में कितने जिले आते हैं? तो 4 जिले आते हैं, रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली। कितने जिले हैं? तो 4 जिले हैं रीवा संभाग में। चित्र में देख सकते हैं रीवा संभाग ये रहा। रीवा संभाग में जिले कौन से हैं? तो सतना, सीधी और सिंगरौली, ये 4 जिले हैं। शहडोल संभाग, इसमें कितने जिले हैं? तो 3 जिले हैं। शहडोल संभाग में कितने जिले हैं? तो 3 जिले हैं, शहडोलपुर, उमरिया और अनूपपुर। शहडोल, उमरिया और अनूपपुर ये जिले हैं। ये आप देख सकते हैं चित्र में, ये शहडोल है, ये उमरिया है, ये अनूपपुर है। उज्जैन संभाग में कितने जिले आते हैं? तो 7 जिले आते हैं उज्जैन संभाग में। 7 उज्जैन, देवास, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर, नीमच और आगर, ये 7 जिले हैं। आपको याद कैसे होंगे? इनको मैप खरीदिएगा मध्य प्रदेश का, उसमें 4-6 बार बना के देखिएगा, आपको याद हो जाएंगे कौन सा किस साइड है। मैप के द्वारा स्टडी करोगे तो दोस्तों कई बार क्वेश्चन मैप के द्वारा पूछेगा तो भी बन जाएगा कि कौन सा जिला किस जिले से लगता है, कौन सी सीमा किस सीमा से लगती है, दोस्तों वो भी याद हो जाएगा। देखो उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर मालवा, मंदसौर, नीमच और रतलाम। सागर संभाग को करते हैं कितने जिले? 6, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी। सागर संभाग देखते हैं, ये आपका सागर संभाग, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी। यहाँ पर ये लिखा नहीं है क्योंकि पुराना मैप है, तो यहाँ पे एक नया जिला बन गया है यहाँ पे, तो ये कौन सा है? निवाड़ी। ध्यान रखना यहाँ पे निवाड़ी है। जिले कितने हैं मध्य प्रदेश में? 52 जिले हैं। विकासखंड कितने हैं? तो 313 हैं। आदिवासी विकासखंड कितने हैं? तो 89 हैं। नगर निगम की संख्या कितनी है? तो 18 है। नगर पंचायत कितनी है? तो 264 हैं। जिला पंचायत कितनी है? 51 है। जनपद पंचायत कितनी है? 313 हैं। गांव कितने हैं? तो 54,903 हैं। आबाद ग्राम कितनी है? तो 52,117 हैं। जिले कितने हैं? 52 हैं। विकासखंड 313, आदिवासी विकासखंड 89, नगर निगम 18, नगर पंचायत 264, जिला पंचायत 51, जनपद पंचायत 313। जनपद पंचायत और विकासखंड कितने? 313 सेम है। गाँव कितने हैं? 54,903 और आबाद ग्राम कितने हैं? 52,117। ये देख सकते हैं लोकसभा। लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है मध्य प्रदेश में? तो है 29। कितनी है? 29। लोकसभा के बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया है, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा क्योंकि मैंने इसमें पूरा डिटेल से लिया है। एक भी क्वेश्चन नहीं दिया है मैंने, क्योंकि जो एग्जाम में बनते हैं वो मैंने सारे क्वेश्चन ले लिए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे बैठता है ये दोस्तों, ये सीट देख रहे हैं ये वाली, यहाँ पे बैठता है लोकसभा अध्यक्ष। अगर आपको ये चित्र सही ढंग से नहीं दिख रहा है तो आप वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लें। और यहाँ बैठता है महासचिव, एक साइड बैठता है सत्ता पक्ष, एक साइड बैठता है विपक्ष, ऐसे लोग बैठते हैं। और इसकी पूछेगा इसकी कालीन का रंग कैसा है, तो देखो दोस्तों ये रही कालीन, ये बिछी हुई है, ये कैसी है कालीन? हरी। इसकी कालीन का रंग कैसा होता है? हरा। और राज्यसभा की कालीन का रंग होता है रेड, यानी कि लाल। लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 29 है मध्य प्रदेश में। लोकसभा को निम्न सदन, जनता का सदन, लोकप्रिय सदन और प्रथम सदन कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि लोकसभा को कौन सा सदन कहा जाता है, तो कई बार आया है निम्न सदन। तो कौन सा भी ऑप्शन आ सकता है? निम्न सदन, जनता का सदन, लोकप्रिय सदन और प्रथम सदन। और लोकसभा के गठन एवं संरचना की बात की गई है अनुच्छेद 81 में। अनुच्छेद 81 में की गई है गठन एवं संरचना की बात की गई है लोकसभा के, ध्यान रखिएगा। और अधिकतम सदस्य संख्या है 552। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? टोटल 552, जबकि मध्य प्रदेश में कितनी है?
29। और भारत में पूरी टोटल देखें तो अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है 552। और कुल चुनी कितनी जाती है तो 245। 245 कहाँ से तो 245 में से 530 राज्यों से और 13 केंद्र शासित प्रदेशों से। 530 तो राज्यों से चुनी जाती है और 13 केंद्र शासित प्रदेशों से। और 2 को क्या करता है राष्ट्रपति मनोनीत करता है। 2 को क्या करता है राष्ट्रपति मनोनीत। अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है 552। कुल चुनी कितनी जाती है 545, जिसमें 530 राज्यों से, 13 केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 मनोनीत करता है राष्ट्रपति। ये किस अनुच्छेद के तहत करता है तो 331 अनुच्छेद में लिखा गया है कि दो सीटों को राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। ये अनुच्छेद 331 में लिखा हुआ है। क्वेश्चन पूछेगा कि लोकसभा में 2 सीटों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति, ये किस अनुच्छेद में तो 331 में। ये पूछेगा अनुच्छेद 331 में क्या लिखा हुआ है तो 2 सीटों को मनोनीत करेगा राष्ट्रपति, ये भी लिखा हुआ है। और क्या है तो 84वां संविधान संशोधन हुआ था 2001 में। ध्यान रखिएगा 84वां संविधान कब संशोधन हुआ था तो 2001 में। इसमें कहा गया था कि 2026 तक सीटों की संख्या कितनी रहेगी 545। 545 सीटों की संख्या रहेगी 2026 तक। और एससी के लिए 84 सीटें रहेंगी और एसटी के लिए 47 सीटें। एससी के लिए 84 सीटें और एसटी के लिए 47 सीटों का आरक्षण की व्यवस्था की गई। और कुल सीटें कितनी पूछी है कुल सीटें पूछे तो 113। ये किस में लिखा है तो अनुच्छेद 330 में लिखा है कि एसटी के लिए 84 सीटें रहेंगी और एसटी के लिए 47 सीटों पर आरक्षण रहेगा। और कुल टोटल सीटें कितनी हैं तो 113 सीटें हैं। ये अनुच्छेद 330 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 331 में क्या लिखा हुआ है कि 2 सीटों को राष्ट्रपति मनोनीत करेगा, ये लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं लोकसभा के बारे में। अनुच्छेद 334 इसमें क्या लिखा हुआ है कि एसटी के लिए आरक्षण और मनोनीत का आरक्षण 10 वर्ष में समाप्त हो जाएगा। अनुच्छेद 334 में लिखा हुआ था कि एसटी के लिए आरक्षण तो कर दिया है पर मनोनीत का पर ये कितने वर्ष बाद समाप्त हो जाएगा 10 वर्ष बाद समाप्त हो जाएगा। फिर एक संविधान में संशोधन आ गया 55वां संविधान संशोधन। ये कब आ गया 2009 में और इसमें बढ़ाकर कितना कर दिया 2020 तक आरक्षण कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है तो ओम बिरला है लोकसभा के अध्यक्ष। ये कोटा राजस्थान से हैं और ये 17वें वर्तमान अध्यक्ष हैं ओम बिरला। और दीवानी मामलों में 40 दिन तक गिरफ्तार नहीं कर सकते। धन विधेयक, विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक और बजट ये सभी कहाँ पेश होते हैं तो लोकसभा में पेश होते हैं। और लोकसभा की कालीन का रंग कैसा होता है तो हरा होता है। आपको चित्र में दिखाया था। इसका चुनाव कैसे होता है तो प्रत्यक्ष रूप से। चुनाव कैसे होगा प्रत्यक्ष रूप से, जिसमें जनता वोट डाले, यानी कि सांसद का वोट कौन करता है जनता, तो ये प्रत्यक्ष रूप से। और जिसमें जनता वोट नहीं डाले तो उसे अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि करते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से। राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है अप्रत्यक्ष रूप से, जबकि लोकसभा का चुनाव कैसे होता है प्रत्यक्ष रूप से। और सदस्य कैसे रहते हैं अस्थायी रहते हैं, क्योंकि वो ऐसा तो नहीं है कि एक बार बन गए तो हटेंगे नहीं। 5 साल का उनका कार्यकाल रहता है, उससे पहले भी प्रधानमंत्री के कहने पर हटाया जा सकता है। तो दोस्तों इनका कार्यकाल कैसा रहता है सदस्यों का तो अस्थायी रहते हैं। ये ऐसे स्थायी नहीं रहते, पर जबकि लोकसभा की और राज्यसभा की कैसे रहते हैं स्थायी रहते हैं। गणपूर्ति का मतलब है 1/10 लोग। यदि लोकसभा में 1/10 से कम लोग आते हैं तो लोकसभा नहीं चलेगी, और 1/10 से लोग अधिक आते हैं तो लोकसभा चलेगी। निर्वाचन के बारे में अनुच्छेद 81 में लिखा हुआ है कि प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के द्वारा हुआ और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली पर होगा, यानी कि जो पहले आएगा वो जीत जाएगा। कार्यकाल के बारे में किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है तो अनुच्छेद 83 के भाग 2 में लिखा हुआ है कार्यकाल के बारे में। निर्वाचन के बारे में अनुच्छेद 81 में, कार्यकाल के बारे में अनुच्छेद 83 के भाग 2 में।
इसमें लिखा हुआ है कि कार्यकाल कितने वर्ष का रहेगा, 5 वर्ष का, पर प्रधानमंत्री के कहने पर पहले भी भंग हो सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय कार्यकाल को अधिकतम 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। यानी अगर किसी राज्य में राष्ट्रीय आपातकाल लग गया है तो 1 वर्ष के लिए उसका कार्यकाल बढ़ा दिया जाएगा। अगर और समय तक चलता है तो 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाएगा। बस 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाते रहते हैं, डायरेक्ट नहीं बढ़ाते। और 42वां संविधान संशोधन आया था, इसमें कहा गया था कि लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए कर दिया गया था। 42वें संविधान संशोधन में लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए कर दिया गया था और ये कहा गया था इंदिरा गांधी की सरकार में किया गया था। इंदिरा गांधी की सरकार में जब 44वां संविधान संशोधन आया उसमें लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए दोबारा से कर दिया गया। 42वां संविधान संशोधन में क्या कहा गया था कि इसका लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए कर दिया गया था, 6 वर्ष के लिए। जबकि 44वां संविधान संशोधन आया उसमें लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए दोबारा से कर दिया गया। और लोकसभा प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कैसे होती है, लोकसभा की प्रथम बैठक होती है, प्रथम बैठक होगी, उसमें क्या करेगा राष्ट्रपति लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य को अस्थायी तौर पर सदन का अध्यक्ष घोषित कर देगा। तो क्या करेगा राष्ट्रपति, क्या करेगा, पहली बैठक होगी उसमें राष्ट्रपति क्या करेगा, लोकसभा के सबसे बड़े वरिष्ठ जो सबसे पुराना होगा उसे बुला करके उसे अस्थायी तौर पर क्या कर देगा, सदन का अध्यक्ष घोषित कर देगा। और लोकसभा सांसदों को शपथ दिलाना होता है इसका काम। और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन होने तक अस्थायी तौर पर सदन का संचालन करता है। जब तक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन नहीं होने तक वो अस्थायी तौर पर सदन का संचालन करता है। लोकसभा के पदाधिकारी, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में अनुच्छेद 93 में लिखा हुआ है। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में किस में लिखा गया है, तो अनुच्छेद 93। निर्वाचन के बारे में किस में लिखा गया है, तो निर्वाचन के बारे में अनुच्छेद 81 में लिखा हुआ है। और कार्यकाल कितने वर्ष का रहेगा, 5 वर्ष का। और अध्यक्ष पद की शपथ नहीं लेता है, ये लोकसभा सदस्य शपथ लेता है ओनली। ये अध्यक्ष बनता है तो उसकी शपथ अलग से नहीं लेता कि अध्यक्ष के पद पर बैठेगा तो ये शपथ अलग से लेगा, नहीं लेगा। ये उसी एक शपथ लेता है, वो सदस्य की लेता है, उसी में काम चल जाता है। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो मीरा कुमार थी पहली अध्यक्ष। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमार थी। और मध्य प्रदेश की बोलें पहली अध्यक्ष तो सुमित्रा महाजन थी। मध्य प्रदेश की पहली अध्यक्ष सुमित्रा महाजन थी जो इंदौर से थी। और भारत की पूरी पूछें तो मीरा कुमार थी। और सुमित्रा महाजन को ताई के नाम से भी जाना जाता है। तो सुमित्रा महाजन को किस नाम से जाना जाता है, ताई के नाम से। सुमित्रा महाजन को ताई के नाम से भी जाना जाता है। अब पहला अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर। पहले अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर और इन्हें दादा साहब के नाम से भी जाना जाता है। और इनके विरुद्ध क्या हुआ था, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। गणेश वासुदेव मावलंकर के खिलाफ सर्वप्रथम क्या लाया गया था, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जो कि स्वीकृत नहीं हुआ था। लाया तो गया था पर लेकिन ये बिल्कुल पास नहीं हुआ था अविश्वास प्रस्ताव। और इन्होंने क्या किया था, तो बिंग गांधी टोपी पहनकर लोकसभा की अध्यक्षता की थी। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बिंग टोपी पहनी और लोकसभा की अध्यक्षता की थी। अनुच्छेद 94 में लिखा है कि अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देंगे। लोकसभा का अध्यक्ष है ना, वो अपना त्यागपत्र किसे देगा, उपाध्यक्ष को देगा। किसी को नहीं देता, जो उपाध्यक्ष को देता है। और नई लोकसभा के गठन तक अपने पद पर बने रहेंगे। और जब तक दूसरी लोकसभा का गठन नहीं हो जाता ये अपने पद पर बना रहेगा। अनुच्छेद 94 में लिखा हुआ है। और अध्यक्ष को 2/3 बहुमत से हटाया जा सकता है। यानी कि कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत हो जाएगा तो लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। मगर 14 दिन पहले इसकी सूचना देनी होगी। इसकी 14 दिन पहले क्या देना पड़ेगी, सूचना देनी पड़ेगी आपको, तभी तो जांच होगी। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की लोकसभा की सदस्या समाप्त हो गई हो तो उन्हें पद छोड़ना पड़ेगा। यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की लोकसभा की सदस्यता समाप्त हो गई हो तो उन्हें पद भी छोड़ना पड़ेगा। और जीवी मावलंकर हुकुमदेव बलराम के विरुद्ध प्रस्ताव लाया गया था मगर असफल रहा। आर्टिकल 94 में क्या लिखा हुआ है, जब तक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से
हटाने पर विचार हो रहा हो तब तक वह अपने पद पर नहीं बैठेगा। यानी कि जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाया जा रहा हो तब तक क्या करेगा, वो अपने पद पर नहीं बैठेगा। यानी कि जिस पर अध्यक्ष का पद है वो अपने पद पर नहीं बैठेगा, अध्यक्षता नहीं करेगा, मगर लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। वो कार्यवाही में भाग तो ले सकता है पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद पर अपने पर नहीं बैठेगा। जिस पद पर वो अपने पद पर नहीं बैठेगा, ये आर्टिकल 96 में लिखा हुआ है। और लोकसभा अध्यक्ष के कार्य हुए तो लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता और कार्यवाही का संचालन करता है लोकसभा का अध्यक्ष। गणपूर्ति न होने पर सदन स्थगित कर देगा। अगर 1/10 लोग नहीं है कुल सदस्यों के तो क्या करेगा, वो सदन को स्थगित कर देगा। ये अध्यक्ष के हाथ में है। जब दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है, यानी दोनों सदन है राज्यसभा लोकसभा, तो दोनों सदनों की अध्यक्षता भी लोकसभा अध्यक्ष करता है। और कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं ये निर्णय अध्यक्ष करेगी। यानी कि कोई भी विधेयक ये धन विधेयक है कि नहीं है ये फैसला कौन लेता है, लोकसभा का अध्यक्ष लेता है। निर्णायक वोट करने का अधिकार है, यानी कि कभी भी वोट समान होते हैं तो निर्णायक वोट करने का अधिकार किसको होता है, लोकसभा अध्यक्ष को ही होता है। और लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति स्पीकर ही करता है और खुद कुछ समितियों का अध्यक्ष होता है, जैसे कार्य मंत्रण समिति का होता है, सामान्य प्रयोजन समिति और नियम समिति। और दल बदल के आधार पर किसी सदस्य की अयोग्यता के विवाद का समाधान अध्यक्ष करता है। यानी कि दल बदल के आधार दल बदल ऐसे हो जाता है ना, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो किसी सदस्य की अयोग्यता होती है कि विवाद का समाधान अध्यक्ष ही करता है। इसका फैसला कौन लेता है, अध्यक्ष। गणपूर्ति न होने पर सदन स्थगित कर सकता है, तो इसके अनुच्छेद में लिखा है, तो अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 100 के भाग 4 में लिखा गया है कि लोकसभा का अध्यक्ष गणपूर्ति ना होने पर सदन को स्थगित कर सकता है, यानी कि भंग कर सकता है, लिखा हुआ है। और दोनों सदनों की अध्यक्षता करेगा, अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा, ये अनुच्छेद 118 के भाग 4 में लिखा हुआ है कि लोकसभा का अध्यक्ष ही करेगा। और निर्णायक वोट करने का अधिकार भी होता है लोकसभा अध्यक्ष को, यह अनुच्छेद 100 के भाग 1 में लिखा हुआ है। लोकसभा उपाध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष के बारे में आर्टिकल 93 में ही लिखा हुआ है। लोकसभा उपाध्यक्ष का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है, लोकसभा अध्यक्ष का भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष ही अध्यक्ष होता है, जबकि लोकसभा का अध्यक्ष ऐसे अनुपस्थित है तो उपाध्यक्ष ही अध्यक्षता करेगा, यानी कि अध्यक्ष होगा उसका। और यह सचिवालय बजट समिति का अध्यक्ष होता है। ये सचिवालय बजट समिति का क्या होता है, तो अध्यक्ष होता है। और उपाध्यक्ष को भी पद से हटाया जा सकता है और उपाध्यक्ष को भी पद से हटाया जा सकता है। और पहले उपाध्यक्ष थे अनंत शयनम अयंगर। पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो अनंत शयनम अयंगर। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन एवं भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को वेतन भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं, तो भारत की संचित निधि होती है उससे दिए जाते हैं। और उपाध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है, ये आर्टिकल 94 में लिखा हुआ है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को वेतन भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाएंगे, ये 97 आर्टिकल में लिखा हुआ है। और भारत की संचित निधि का वर्णन आर्टिकल 264 में है। महासचिव, तो महासचिव के बारे में किस आर्टिकल में, तो 98 में है महासचिव के बारे में। महासचिव लोकसभा के सचिवालय का प्रमुख होता है। तो महासचिव कौन होता है, तो लोकसभा के सचिवालय का प्रमुख होता है। अध्यक्ष बैठता है, उसके नीचे कौन बैठता है, तो महासचिव बैठता है। और ये 60 वर्ष की आयु तक पद पर रह सकते हैं, यानी कि 60 वर्ष तक रह सकते हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का नहीं होता है अध्यक्षों की तरह, एक तक रह सकते हैं। इनकी उम्र होने तक 60 वर्ष तक रह सकते हैं। और वर्तमान महासचिव कोई भी हो तो आप नेट पर सर्च कर लीजिएगा। कार्य, संसदीय कार्यों में अध्यक्ष की मदद करते हैं। राष्ट्रपति की ओर से सदन के अधिवेशन में उपस्थित होने के लिए सदस्य को आमंत्रण जारी करते हैं, यानी कि संसदीय कार्यों में अध्यक्ष की मदद करते हैं। संसदीय कार्यों में किसकी मदद करेंगे, अध्यक्ष की मदद करेंगे महासचिव। और राष्ट्रपति की ओर से सदन के अधिवेशन में उपस्थित होने के लिए जब कभी राष्ट्रपति बुलाता है तो सदस्यों को क्या करता है, ये आमंत्रण जारी करते हैं महासचिव। सदस्यों की योग्यता देखते हैं, क्या क्या योग्यता होती है सदस्यों की, तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो। एक तो क्या होना चाहिए, व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए ये। और आयु कम से कम 25 वर्ष तो हो ही हो सदस्यों की। और कोई भी लाभ के पद पर ना हो
और किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया ठहराया गया ना हो और ना पागल, ये नहीं होने चाहिए, और किसी कानून द्वारा अयोग्य ना ठहराया गया हो। लोकसभा की शक्तियाँ हैं, लोकसभा में क्या क्या शक्तियाँ होती हैं? संविधान संशोधन संबंधी शक्तियाँ होती हैं, यानी कि संविधान में संशोधन कर सकते हैं। लोकसभा तथा राज्यसभा मिलकर राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पास कर सकते हैं। यानी उच्च सदन और स्थायी सदन है। राज्यसभा को क्या कहते हैं? उच्च सदन। स्थायी सदन। गठन एवं संरचना के बारे में अनुच्छेद 80 में बताया गया है। लोकसभा की गठन एवं संरचना के बारे में अनुच्छेद 81 में बताया गया है, जबकि राज्यसभा के गठन और संरचना के बारे में अनुच्छेद 80 में बताया गया है। अनुच्छेद 80 में क्या लिखा हुआ है? गठन एवं निर्वाचन की बात कही गई है। अनुच्छेद 80 में क्या कहा है? गठन और निर्वाचन की बात कही हुई है। राज्यसभा के गठन और निर्वाचन की बात। कुल चुनी हुई सीटें कितनी होती हैं? तो 245 होती हैं। 245 चुनी जाती हैं राज्यसभा की, और 233 राज्यों से इनको 12 मनोनीत करता है राष्ट्रपति। 12 मनोनीत होती हैं, 233 राज्यों से होती हैं। उसमें कितनी मनोनीत होती थी लोकसभा में? तो 2 सीटें। और मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या है 11, और 12 सदस्य जो मनोनीत होते हैं वो किसी ना किसी क्षेत्र से होने चाहिए, चाहे तो वो साहित्य से हों, चाहे कला से हों, चाहे समाज सेवा से हों, पर वो एक क्षेत्र से होने चाहिए। और राज्यसभा की कालीन का रंग कैसा होता है? लाल होता है। राज्यसभा की नीचे वो बिछी होती है, उसका कैसा रंग होता है? लाल। निर्वाचन। राज्यसभा का निर्वाचन राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। इसको जनता नहीं चुनती, बल्कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि चुनते हैं। इनका निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संख्याबढ़ी पद पर द्वारा होता है। यानी कि ऐसे नहीं है कि लोकसभा की तरह कि सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर चाहे कितने भी आए हों वो विजयी हो जाएगा। इसमें ऐसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उसी प्रकार इसका होता है कि इसमें 50% से तो अधिक आने चाहिए वोट वगैरह, ऐसे कुछ ऐसे होता है। अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि इसमें जनता वोट नहीं डालती है, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि डालते हैं। और कार्यकाल के बारे में लिखा गया अनुच्छेद 83 एक भाग। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। लेकिन क्या होता है? हर 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, यानी कि पद छोड़ देते हैं और नए सदस्य आते हैं। सबसे पहले राज्यसभा का गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा का गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा की प्रथम बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। पहली बैठक का हुई थी 13 मई 1952 को, और 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ था। राज्यसभा को पहले काउंसिल ऑफ स्टेट नाम दिया गया था। तो राज्यसभा को पहले क्या नाम दिया गया था? काउंसिल ऑफ स्टेट नाम दिया गया था। योग्यता, भारत का नागरिक हो। योग्यता क्या है? भारत का नागरिक हो और कम से कम 30 वर्ष की आयु हो। और लोकसभा की योग्यता क्या थी? कम से कम 25 वर्ष की आयु हो। इसकी कितनी वर्ष है? 30 वर्ष की। और यह किसी लाभ के पद पर ना हो, पागल और दिवालिया घोषित ना की जाओ हो। सभापति, उप राष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है। जो उपराष्ट्रपति होगा भारत का, वही राज्यसभा का सभापति होगा। और अनुच्छेद 89 और 64 में ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होगा। वर्तमान सभापति कौन है? तो वेंकैया नायडू, और यही उपराष्ट्रपति हैं। वेंकैया नायडू ही उपराष्ट्रपति हैं। सभापति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। सभापति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। सभापति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को। जबकि लोकसभा के अध्यक्ष किसको देते थे? उपाध्यक्ष को। और पहले सभापति कौन है? तो सर्वपल्ली राधाकृष्ण। सर्वपल्ली राधाकृष्ण ये कौन है? पहले सभापति हैं। राज्यसभा के कार्य, राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता और कार्यवाही का संचालन करता है। गणपुरी 10वां भाग न होने पर सदन स्थगित कर देंगे राज्यसभा के सभापति। और ये अनुच्छेद 100 के भाग 4 में लिखा हुआ है। दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता केवल लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये निर्णय लोकसभा ही करता है।
निर्णायक वोट करने का अधिकार है राज्यसभा को, यह अनुच्छेद 100 के भाग 1 में है। उपसभापति के बारे में अनुच्छेद 89 में लिखा हुआ है। उपसभापति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का। और गणपूर्ण 10वां भाग न होने पर सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति ही अध्यक्ष होता है, यानी कि सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति क्या होगा? अध्यक्ष होगा। और सभापति को भी पद से हटाया जा सकता है। पहले सभापति कौन है? उपसभापति तो एस.वी. कृष्णमूर्ति राव, और पहले सभापति हैं सर्वपल्ली राधाकृष्ण। वर्तमान उपसभापति कौन है? तो हरिवंश नारायण हैं। और जब तक उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया चल रही है वो अपने पद पर ना बैठे, यह अनुच्छेद 92 में लिखा हुआ है। महासचिव के बारे में अनुच्छेद 58 में लिखा हुआ है, नियुक्ति सभापति के द्वारा होती है। महासचिव राज्यसभा के सचिवालय के प्रमुख होता है और 60 वर्ष की आयु तक पद पर रहते हैं। और पहले सभापति हैं एस.एन. मुखर्जी हैं और वर्तमान महासचिव हैं दीपक वर्मा। वर्तमान महासचिव कौन है? तो दीपक वर्मा। कार्य देखें तो संसदीय कार्यों में अध्यक्ष की मदद करते हैं। संसदीय कार्यों में क्या करेंगे? अध्यक्ष की मदद करेंगे। और राष्ट्रपति की ओर से सदन के अधिवेशन में उपस्थित होने के लिए सदस्य को आमंत्रित जारी करेंगे। आर्टिकल 117 विधानसभा के बारे में किस में दिया हुआ है? तो आर्टिकल 170 में दिया हुआ है। सीटों की संख्या कितनी है विधानसभा में? तो 230 है मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या। स्पीकर कौन है? तो रामेश्वर शर्मा है। स्पीकर कौन है? तो रामेश्वर शर्मा है। और विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। योग्यता क्या होती है इसकी? न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। और प्रत्येक राज्य में विधानसभा के कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 सदस्य होते हैं। यानी कि कम से कम तो कितने सदस्य होने चाहिए? 60 और अधिक से अधिक 500 सदस्य होने चाहिए। जबकि क्या है, अपवाद क्या है? गोवा में 40 ही है, मिजोरम में भी 40 है और सिक्किम में तो 32 ही हैं। ये क्या है? ये अपवाद हैं, क्योंकि इसमें 60 से भी कम है। तो ये क्या है? अपवाद। ये ध्यान रखना, ये पूछते के लिए आते हैं। तो गोवा में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी की जाएगी? 40। आप सोचोगे कि 60 तो दी है, 60 से तो कम हो ही नहीं सकती। ये अपवाद हैं, तो इनको ध्यान रखना। निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो जनता द्वारा होता है निर्वाचन। राज्यपाल एक सदस्य को मनोनीत करता है। राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 1 को। जबकि मध्य प्रदेश में राज्यसभा विधानसभा ही है, विधान परिषद नहीं है, क्योंकि एक सदन ही है। विधानसभा की अध्यक्षता करने के लिए एक अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होता है। अध्यक्षता करने के लिए क्या होता है? एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है, जिसका निर्वाचन सदस्यों द्वारा किया जाता है। और इसका निर्वाचन कौन करता है? सदस्य ही करते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, यह अध्यक्ष ही तय करता है और यह राज्यपाल की अनुमति से विधानसभा में रखा जाता है। विधानसभा की किसी भी बैठक में के कम से कम कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य उपस्थित होना चाहिए। वही बात है, 1/10 लोग होंगे तो विधानसभा चलेगी और नहीं है तो नहीं चलेगी। विधानसभा का सत्र वर्ष में कम से कम 2 बार बुलाना आवश्यक है। कितनी बार बुलाना आवश्यक है? तो कम से कम 2 बार। सदस्यों की संख्या, सबसे ज़्यादा सदस्य संख्या उत्तर प्रदेश में है 403। अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर और मेघालय में कितनी है? 60। अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर और मेघालय में कितनी है? तो कितनी है? 60। और विधानसभा के अधिकार एवं कार्य, विधि निर्माण, कार्यपालिका पर नियंत्रण, संवैधानिक संशोधन और निर्वाचन संबंधी अधिकार, ये किसके पास है? तो विधानसभा के पास है। क्षेत्रफल कितना है? तो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर और ये 9.38% है भारत का। और ये दूसरा स्थान है मध्य प्रदेश का भारत में। स्थिति एवं विस्तार देखें तो 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 54 मिनट और 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 47 मिनट। ये आप चित्र में देख सकते हैं, ये दिया हुआ है। 36 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से 21 डिग्री उत्तरी और ये दिया है देशांतर 74 डिग्री 9 मिनट और 82 डिग्री 48 मिनट। और ये सबसे उत्तरी जिला मुरैना है।
सबसे उत्तरी जिला मुरैना है, पूर्वी जिला सिंगरौली है, दक्षिणी जिला बुरहानपुर है और जबकि पश्चिमी जिला गुजरात है। मध्य प्रदेश एक भू आवेष्टित प्रदेश है जिसका कोई समुद्र तट नहीं है, इसका कोई समुद्र तट नहीं है और इसकी सीमा दूसरे देशों की सीमा से नहीं लगती है। और छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, तेलंगाना इन्हीं विशेषताओं वाले राज्य, ये भी क्या है, इन्हीं विशेषताओं वाले राज्य हैं। सड़कों से जुड़े हुए हम कितने हैं, 49,000। प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है, जबलपुर में, जबकि खंडपीठ कहाँ है, इंदौर व ग्वालियर में। और विधानमंडल क्या है, एक सदनात्मक है, क्योंकि विधानमंडल में 2 आते हैं, एक विधानसभा आती है और एक विधान परिषद आती है। अपने यहाँ पे क्या है, एक विधानसभा है ओनली, विधान परिषद नहीं है। और 2 राज्यों को स्पर्श करने वाले जिले, मुरैना है, ये 2 राज्यों को स्पर्श करता है। शिवपुरी है जो 2 राज्यों को स्पर्श करता है। झाबुआ 2 राज्यों को स्पर्श करता है। अलीराजपुर करता है, बालाघाट करता है और सिंगरौली करता है। ये क्या करते हैं, 2 राज्यों को स्पर्श करते हैं। मुरैना सबसे उत्तरी जिला है, सिंगरौली पूर्वी जिला है, बुरहानपुर दक्षिणी जिला है और पश्चिमी जिला अलीराजपुर है। उज्जैन विश्व में एकमात्र संस्थान है जहां 21 जून को सूर्य 90 डिग्री को लंबवत होता है, अर्थात इस दिन सूर्य उज्जैन में ना तो उत्तरायण होता है और ना दक्षिणायन। सबसे अधिक सीमा 13 जिले लगते हैं उत्तर प्रदेश से और सबसे कम सीमा के मतलब 2 जिले लगते हैं गुजरात को, सबसे कम सीमा लगती है गुजरात से। और निकटतम बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह। तो दोस्तों आपने वीडियो पूरा जरूर देखा होगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।